अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक। आज एक मुझे मैसेज आया हुआ था, मैं माज़रत खाऊं नाम भूल गया उनका। उन्होंने कहा मज़हर भाई पहले मैं आपकी स्टोरी डाउनलोड कर लेता था और उसके बाद सुनता रहता था, लेकिन जब आपने अनाउंस किया ऑफ कैमरा स्टोरी में आके कि जी डाउनलोड ना किया करें, कहानी को वहीं पर सुना करें, तो अब मैं ऐसे ही करने लगा हूँ कि कहानी को पहले मैं सुन लेता हूँ ऑनलाइन ही, यानी कि यूट्यूब पे ही मैं बगैर डाउनलोड किए स्टोरी सुन लेता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि स्टोरी को मुझे डाउनलोड भी करना चाहिए देन मैं उसको डाउनलोड करता हूँ, वरना मैं आपके कहने पे अब लाइव ही यूट्यूब पे सुनता हूँ। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। यही एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जब आप स्टोरी को डाउनलोड कर लेते हैं तो एमबीज़ तो उतने ही इस्तेमाल हुए, लेकिन ये होता है कि हमें जो उसकी सूरत में बेनिफिट मिलता है वो ख़त्म हो जाता है। हर शख्स यूट्यूब पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, एक चैनल का मतलब ये होता है जिस तरह हम चैनल पे काम करते हैं हमें सैलरी मिलती है, और यूट्यूब पे भी यही होता है जब हम इस तरह का काम करते हैं तो उसके बदले में हमें सैलरी ही मिलती है। लेकिन वीडियो डाउनलोड हो जाए तो समझिए पैसे सैलरी नहीं मिलती। तो इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि इसको यहीं पर ही सुन लिया करें, और सुनने के बाद बेशक ठीक है आप बाद में डाउनलोड करना चाहें तो बाद में डाउनलोड कर लें, लेकिन पहली दफ़ा स्टोरी को कंप्लीट यहीं यूट्यूब पे ही सुन लिया करें। मुबश्शिर सुल्तान जिनकी कहानी आज मैं शामिल करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, लेकिन एक गलती हुई इन साहब से। बहुत पुरानी कहानी जो मैं इतने अरसे बाद आज प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है, हर दफ़ा मैं कहानी के एंड में बोलता हूँ कि जब भी आप मुझे कहानी लिख के या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें तो आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए STORY, स्टोरी। उर्दू में लिखने कहानी, उन्होंने स्टोरी लिखना वो मुबश्शिर सुल्तान साहब भूल गए, तो क्या हुआ, वो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। मैं उसको नंबर दे के महफूज ही नहीं कर सका। मैं पुराने मैसेज भी, बहुत पुराने मैसेज भी खोल खोल के देखता हूँ कि किसी को अगर रिप्लाई करना है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ। नए मैसेज का भी जवाब देता रहता हूँ, कॉल्स भी सुनता हूँ। तो एक मैसेज सामने आया तो मैंने कहा हो, ये तो इतना पुराना है और ये उन दिनों की कहानी है। ऑफ कैमरा स्टोरी को शुरू किए हुए अभी स्टार्ट ही था, बहुत मतलब शुरू के एपिसोड थे। तो तब उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद मुझे जब वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा तो स्टोरी लिखना भूल गए। तो मैंने अब देखा तो बहुत पुरानी हो गई। तो मुबश्शिर सुल्तान भाई, पहली बात ये है कि आपकी ये सच्ची कहानी है, लेकिन छोटी सी कहानी है। कहानी मेरे सामने आ गई, मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी लिख के कि इसको मैंने फौरी तौर पे शामिल करना है, लेकिन कुछ साथ में एक ऐसी और कहानी भी मेरे पास आ जाए जो इसी तरह की छोटी कहानी हो, तो दो कहानियों को मिला के मैं एक कहानी बना दूंगा। तो अभी एक मेरे पास कहानी आई है, लेकिन आपकी कहानी बहुत खौफनाक है, मतलब दूसरी भी खौफनाक है, तो वो मैं आज शामिल करने जा रहा हूँ। दोबारा कोई भी दूसरों के लिए भी है कि इसको गलती ना करें, स्टोरी लाजमी लिखा करें, वरना इस तरह आपकी कहानी मुबश्शिर सुल्तान की तरह शामिल नहीं हो सकी। वो कहते हैं हमारे दादाजी अक्सर, बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उम्र थी, अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं तकरीबन। मैंने भी नई नई ऑफ कैमरा स्टोरी शुरू की थी, बहुत सारे वाक़यात सुनाता था, तो उसमें एक स्टोरी मैंने शामिल की थी, तेले भी तेले। एक बहन ने भेजी थी, गुजरांवाला से शायद थी, उनकी पहली कहानी थी, तो दूसरी तीसरी इस तरह लोगों की कहानियाँ शुरू की। तो वो कहते हैं मैंने अपने दादाजी को आपकी स्टोरी कानों में हेडफोन लगा के सुनाई। जब वो सुनी तो वो इतने खुश हुए और मुझे वो फिर से इशारा करते कि यार मुझे लगा दो। कम सुनते थे लेकिन हेडफोन लगा के देते थे, उनको आवाज़ आ जाती थी, मुकम्मल वॉल्यूम खोल देते थे। अक्सर हमारे दादाजी हमसे कहते थे बच्चे बाहर लेट ना जाया करो। ऐसे मतलब कुछ क्लियर भी नहीं कहते थे, लेकिन इस तरह कहते थे कि डरे हुए हैं, डरी हुई ही बात कर रहे हैं। वक्त गुजरता रहा, उनको ऐसी लत पड़ी आपकी स्टोरी की, कहते हम भी सुनते थे, फिर दूसरी दफ़ा फिर दादाजी को लगा के देते, वो भी स्टोरी सुनते थे जब तक वो ज़िंदा रहे। कहते हैं आपकी कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनते रहे। उन्होंने मुझे स्टोरी, जो दादाजी कहानियाँ सुनते थे मेरी, तो एक दिन कहते हैं कि मेरा दिल करता है मैं भी कहानी सुनाऊं और मज़हर मलिक मेरी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करें। खुश हो गए, कहते हम बहुत ज़्यादा कि चलो दादा हमें कहानी सुनाने लगे हैं। तो दादा ने उनको कहानी सुनाई, उन्होंने कहानी वहीं पे ही रिकॉर्ड की। दादा सुना रहे थे, साथ साथ रिकॉर्ड करते गए। अब वो क्योंकि कहानी लिखना भूल गए, तो दादा अपनी ज़िंदगी में कहानी
नहीं सुन सके। बहुत अरसे बाद उन्होंने दोबारा से मैसेज किया कि सर आपने कहानी शामिल नहीं की, दादा वो कोई बहुत ख्वाहिश थी वो कहानी सुन सकते, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर भी स्टोरी नहीं लिखा। खैर अब जब स्टोरी सामने आई है तो उनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। ये बहुत ही खौफनाक कहानी है, वो बीता हुआ लम्हा, वो वक्त, वो वाक़या जो उनके साथ ज़िंदगी में हुआ। नाम फिर आप लिखना भूल गए आपने अपना नाम, तो एंड में एक वॉइस मैसेज में भेज दिया दादाजी का, चलो हम दादाजी ही कह देते हैं। दादाजी की कहानी उस वक्त की है, कहते हैं जब मैं जवान था, बहुत पुराना वक्त था, दूर दराज जब हम सफ़र करते थे तो कोशिश यही होती थी कि हम दिन की रोशनी में ही सफ़र करें। अभी आबादी नहीं थी, सिंध का वो इलाका जहाँ पे बिजली का कहीं पे भी नामो निशान नहीं था, लालटेन जलते थे, दिए जलते थे, लारी बस को कहते थे, लारी के इंतज़ार में सारा सारा दिन हम बैठे रहते थे। आज जो सफ़र कुछ घंटों में तय हो जाता है, पहले उस वक्त आधा दिन लारी के इंतज़ार में गुजर जाता और उसके बाद जब लारी आती, वो बस आती, थोड़े थोड़े कदम से सवारियों को उठाती जाती, रास्ते में गांव के लोग खड़े होते हैं उनको वो उठाती जाती, वो वैसे ही एक पुरानी फटीचर सी बस होती, तो सारा दिन निकल जाता एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। उन्हीं दिनों में वो कहते हैं कि पंजाब मेरा जाने का प्रोग्राम बन रहा, तो फैमिली के एक दो और मेंबर भी थे जिन्होंने कहा इकट्ठे चलते हैं, बस प्रोग्राम बनाते हैं और पंजाब चक्कर लगा के आते हैं। छोटे से वो कहते हैं हम एक गांव में रहते थे, बहुत ही सादा से लोग थे गांव के, और बहुत प्यार मोहब्बत था। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है यार, जब चलना है तो इकट्ठे ही चलते हैं। मैंने उनका इंतज़ार किया, लेकिन वो आज चलते हैं, रुक जाओ यार ज़रा एक और काम आ गया, रुक जाओ और काम आ गया, करते करते लेट हो रहे थे। तो मैंने कहा उनको नहीं यार मैंने जाना है, मेरा बहुत ज़रूरी काम है, तो फिर दोबारा प्रोग्राम बना लेंगे, ऐसे मुझे इजाज़त दें, मैं चक्कर लगाऊं। उन दिनों में गाँव से जो हम सफ़र करते थे, गधा गाड़ी या गधे के ऊपर बैठ के हम उस जगह तक जाते थे जहाँ पे वो बस लारी चलती थी, और बस हमें जाके उस जगह पे करीब पहुंचाती थी जहां हम पैदल चल के आगे रेलवे स्टेशन तक जाते थे। कहता है मैं निकला, एक बैग जिसको वो गठड़ी कहते थे, जिसमें खाना भी होता था, कपड़े भी उसमें बांध लेते थे, और जिधर जा रहे थे पंजाब में उधर जो तहाइफ देने होते थे, तहाइफ उस दौर में होते थे गुड़, वहाँ की सौगात, खाने पीने की चीज़ें, देसी मक्खन, देसी घी और इस तरह की चीज़ें। एक गठड़ी सी मैंने बनाई, डंडा वो नौजवानी में भी अपने साथ रखते थे। उस वक्त वो कहते हैं हमारा डंडा जो होता था ना, ये हर वक्त हाथ में होता था, कहीं किसी जानवर से आमना सामना हो जाए, सांप, बिच्छू, कुत्ता, कुछ भी, तो वो लोग डंडा अपने साथ ज़रूर रखते थे, चाहे सफ़र में भी जाते थे। दादाजी कहते हैं मैं घर से जब रवाना हुआ, मेरे एक हाथ में जो डंडा था उसी को मैंने इस अंदाज में पकड़ा हुआ था कि उसके एक सिरे पे वो अपनी गठड़ी लटकाई हुई थी और उसको शोल्डर पे रखा हुआ था। खुदा हाफिज किया, चलता हुआ उस शख्स तक पहुंचा जिसकी सवारी थी गधा। उसको मैंने कहा फलां जगह पे मुझे पहुंचाओ, और यूँ मैं गधे पे सवार होकर उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे अब मुझे लारी का इंतज़ार करना था। इंतज़ार करते करते लारी आखिर आ ही गई। खचखच एक भरी हुई बस थी, यहाँ तक कि उसकी छत पे भी लोग बैठे हुए थे। मैं भी उस बस में सवार हो गया और बस चलती थी। फिर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर ब्रेक लगा देता था, क्योंकि रास्ते में फिर कोई खड़े होते थे बस पे सवार होने के लिए, वो उनको सवार करता, फिर बस थोड़ी देर आगे चलती, फिर वो ब्रेक लगाता। ऐसे चलते 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 बस एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां से उन्होंने मुझे कहा अब क्योंकि रात हो गई है, शाम हो गई है, यहाँ पे अब मुश्किल है आपको कोई सवारी मिले, आपको पैदल चल के ही आगे जाना होगा। होता ये था कि उन दिनों में जहाँ पे बस ने मुझे उतारा था वहाँ से तांगा मिलता था, रेडी बनी होती थी। आज भी वो तांगा जो है शहरों में भी कहीं कहीं नज़र आता है, बगी बोलते हैं उसको, शहरों में बगी बना दी गई है। बड़े बड़े से
जो उसके टायर होते थे उस पर सिर्फ रबड़ चढ़ी होती थी, ट्यूब वाले टायर नहीं होते थे। तांगा होता था, उसके आगे घोड़ा लगा होता था, टक 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 की एक आवाज़ आती थी, और वो आपको स्टेशन पे ले भी आते थे वो तांगे घोड़े और छोड़ भी आते थे। शाम हो चुकी थी तो उन्होंने कहा अब शायद वहाँ पे कोई भी ना जाए। मैंने कहा फिर भी इंतज़ार कर लेता हूँ, शायद कोई ऐसा तांगा मिल ही जाए मुझे वहाँ पे ले जाए। शायद मेरी किस्मत पे था, वहीं पे एक तांगा आ गया। वो आके मेरे करीब रखा, उसने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा स्टेशन। उसने कहा आ जाओ, एक बंदे को स्पेशल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, बैठ जाओ, वरना इस वक्त तुम्हें कोई भी ना मिलता। मैं बैठ गया, मैं उसके साथ बातें कर रहा। उसने कहा तुम लकी हो, खुशकिस्मत हो कि इस वक्त तुम्हें सवारी मिल गई है, क्योंकि स्पेशल टाइम दिया हुआ था, मैंने किसी को ले के आना है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऐसे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने उसको जिस ट्रेन का जिक्र किया, उसने कहा मैं भी उसी ही ट्रेन के लिए जा रहा हूँ, उस ट्रेन से एक सवारी ने उतरना है और उसको ले के मैंने वापस जाना है। क्योंकि उन दिनों में तार पत्र होता था, ख़त लिखे जाते थे या टेलीफोन घुमाए जाते थे, और उस तांगे वाले को अरेंज किया गया था बाकायदा स्पेशल सवारी के लिए। उसने दादाजी को बिठाया और बातें करते करते वो स्टेशन पहुंच गए। अंधेरा हो चुका था, लेकिन ये वो लोग थे जो अंधेरों के आदी थे। घोड़े वाले ने अपने घोड़े के साथ लालटेन भी रखा हुआ था। जब अंधेरा हुआ तो उसने लालटेन दो लेफ्ट राइट जो थे दोनों ही रास्ता देखने के लिए जला लिए थे। ये जो एक स्टेशन था, ऐसी जगह पे बनाया गया था, कोई बड़ा शहर तो ये नहीं था, मतलब बहुत कम आबादी वाला था। वो कहते हैं उसने घोड़ा एक जगह पे खड़ा किया, बांधा, और उसने कहा ट्रेन इतनी जल्दी नहीं आने वाली, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप भी सुकून से बैठो, क्योंकि जब ट्रेन आएगी मैंने सवारी लेनी है, मैं तो चला जाऊंगा, आपने तो ट्रेन पे बैठ के ही जाना है। जिस जगह पे उसने मुझे उतारा तांगा, मैंने उसको पैसे वगैरह दिए, किराया दिया, उसने तांगा अपना साइड पे खड़ा किया, और मैं चलता हुआ स्टेशन पे, एक चढ़ाई बनी हुई थी थोड़ी सी, मैंने चढ़ाई ऊपर चढ़ी, और ऊपर एक पक्का सा स्टेशन बना हुआ था, लेकिन उसकी हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। लगता था कि इसमें मुरम्मत का काम होने के लिए ज़रूरी है कि कुछ मुरम्मत का काम कराया जाए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं थी। रात हो चुकी थी, तो उस स्टेशन की जो बिल्डिंग, एक पक्की बिल्डिंग बनी हुई थी, वहीं पे बड़े बड़े चिमनियाँ थीं, जो रेलवे स्टेशन वालों की चिमनियाँ थी, लोहे की बड़ी बड़ी चिमनियाँ थीं, वो जल रही थीं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ ये स्टेशन का ये वाला हिस्सा था जहाँ पे काफ़ी जगह जगह पे चिमनियाँ जला दी गई थी, जिसकी वजह से स्टेशन क्लियर नज़र आ रहा था। दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं थी। ये शहरी आबादी से कुछ फासले पे स्टेशन बनाया गया था। तांगे वाला थका हुआ था, या उसका क्या मंजर था कि वो एक सीमेंट का बना हुआ बेंच था, वो उसके ऊपर गया और जाकर लेट गया। अंदाज बताता था कि उसको नींद आई हुई है, वो सो जाएगा, क्योंकि ट्रेन एक ऐसी सवारी थी कि वो जब भी आती थी और जब अपनी आवाज़ पैदा करती थी इंजन की, और जिस तरह वो विसल दूर से सीटी बजाती हुई आती थी, वाहिद एक ट्रेन का ऐसा हारन होता है जो दूर से भी सुनाई देता है कि ट्रेन आ रही है, तो वो यकीनन जाग जाता। नहीं तो मैंने फैसला किया था, ना भी जागा मैं इसको जगा दूंगा। मैं उसके करीब गया और मैंने उसे कहा जब ट्रेन आए तो मैं तुम्हें जगा दूं। तो उसने आंखें बंद की हुई थी, आंखें खोली और कहा नहीं, हम आदी हैं, ट्रेन की आवाज़ ही इतनी होती है कि वो जब विसल बजाती है तो बड़े बड़े जाग जाते हैं, आप बेफिक्र हो, मैं जाग जाऊंगा। अब ट्रेन ने किस वक्त आना था ये तो मुझे नहीं पता था, तो वक्त गुजारी के लिए मैं एक जगह पर जाकर बैठ गया। वहीं पे मैंने अपनी लकड़ी और सामान भी रख दिया। उस सोए हुए शख्स ने भी मुझे कह दिया था सामान कहीं पे भी रख दो, कोई डर नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई चोर शोर नहीं आते। हाँ, जिस वक्त ट्रेन आए उस वक्त अपने सामान की हिफाजत करना। मैंने सामान रखा और एक जगह पे बैठ गया। दिमाग था सोचों में चला गया। ट्रेन ने जब तक आना था मैं बहुत सारी बातें सोचता रहा, ऐसे बैठता रहा। तो मुझे लगा कि मुझे उठ के थोड़ी सी चहलकदमी कर लेनी चाहिए। ऐसे सोचों में मैं अपनी जगह से उठा, सामान मैंने वहीं रहने दिया, और स्टेशन जो काफ़ी दूर तक पटड़ी ही पटड़ी नज़र आ रही थी, उसके सामने वो स्टेशन था। मैं उठा उस जगह से। साइड पे भी इनके कमरे होते थे, आज भी स्टेशन पे जाए तो उनके कमरे हैं, कोई वो लोहे के चेंज करने के लिए होते हैं, पता नहीं क्या क्या इनका सिस्टम होता है रेलवे स्टेशन का। वो कहते हैं मैं उठा और
ऐसे चक्कर लगा रहा था। मैं असल में ढूंढना चाह रहा था कि कहीं वॉशरूम हो, बना हुआ हो इनका, तो मैं वहीं पे कर लूँ, नहीं तो साइड पे हो कि मैं वॉशरूम कर लूँ। वहीं पे ना उनका एक कमरा बना हुआ था जिसके बाहर उर्दू में उन्होंने लिख भी दिया था, फासले पे था, उसके करीब एक चिमनी भी जल रही थी, उर्दू में लिखा हुआ था बैतुल खला। मैं समझ गया, इतना मुझे कोई कहते हैं मैं पढ़ा लिखा था, बहुत नहीं पढ़ा था लेकिन उर्दू में बहुत अच्छी पढ़ लेता था कि इसका मतलब है वो है जगह जहाँ पे मुझे वॉशरूम के लिए जाना है। तो मैं चलता चलता आहिस्ता से जब उसके करीब जा रहा था तो एक अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन, हर तरफ खामोशी, साइडों पे दरख्त थे, उन दरख्तों पे परिंदे भी जो रात के टाइम अंधेरा होते ही आपस में एक दूसरे को खुदा हाफिज करके सो चुके थे। अब हर तरफ खामोशी का राज था। जिस वक्त वो डग 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 चिक 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 डग 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 चिक 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 शोर करती ट्रेन भी आती, तब भी उन परिंदों ने नहीं जागना था। उनको पता था उजाला होगा तो जागेंगे, रात को उनको भी आदी हो गए थे कि इंजन ने इस तरह यहाँ से गुजरना है, एक शोर सा पैदा होना है। तो उस खामोशी वाले मंजर में मैं चलता हुआ जब उस कमरे के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मुझे इस अंदाज में लगा कि उसके बिल्कुल थोड़े ही फासले पे वो जो कमरा सा बना हुआ था, एक और छोटा सा कमरा था, वहां से ना मुझे एक अजीब सी एक आवाज सी आई। ऐसी आवाज जैसे कोई आपस में गुस्सा होता है तो इस अंदाज में चीख के एक दूसरे को धक्का देता है। इंसान गुस्से में एक दूसरे को बोलता नहीं, एक गुस्से वाली आवाज निकालता और धक्का देता है, इस तरह की आवाज आई। तो मैं एकदम से चौंक गया कि ये क्या है। उसके करीब एक चिमनी थी, वो जो जल रही थी, लालटेन टाप चिमनियां बनाई हुई होती थी। ये किस चीज़ की आवाज़ है, क्या है, कोई मुसीबत में है, किसी को मदद की ज़रूरत है? इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आए और मैंने बजाय आवाज़ देने के मैं आहिस्ता से चलता हुआ, मैंने जो जूते पहन रखे थे उनसे कोई आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी, मैं आहिस्ता से चलता हुआ करीब गया और मैंने जाके वहाँ पे कहा, कौन है भाई? और उसी कमरा जिसके मैं बिल्कुल सामने पहुंच गया था, शायद वहां पे भी कोई अंदर चिमनी या कोई रोशनी क्या था या दिया जल रहा था, ये नहीं मुझे पता, लेकिन दो शख्स जो उसके सामने मौजूद थे उनकी वजह से अंधेरा हुआ था। जैसे ही मैंने लफ्ज़ कहा कौन है भाई, तो वो दोनों मुड़े हैं इस अंदाज में जो एक दूसरे के साथ मिलके खड़े हुए थे और उन्होंने रोशनी जो सामने थी, लालटेन की, दिए की, किसी भी चीज़ की, चिमनी की, उसकी वजह से अंधेरा हुआ था। जैसे ही वो आगे से हटे हैं तो सबसे पहले बाहर रोशनी आई है, जिससे मैंने ये देखा पहली निगाह में कि सामने कोई चीज़ जल रही है। क्या है ये नहीं नजर आई, लेकिन ये था कि उसकी रोशनी है। और उस रोशनी में मैंने देखा वो दोनों जब मेरी तरफ मुड़े हैं तो मैंने उनको जब देखा, एक औरत और एक मर्द था। उनके कपड़े कैसे थे, मेरा हवास बाख्ता जब मैं हुआ तो ये तक भूल गया कि उनके जिस्म पे, वजूद पे कपड़े कैसे थे, क्योंकि जैसे ही वो दोनों मेरी तरफ मुड़े हैं, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे बुलाने पे कौन है भाई, तो मैंने उसी वक्त उनकी जो पहली चीज़ उनके चेहरे और हाथ देखे तो हाथ उनके खून से भरे हुए थे, दोनों के। और दोनों के हाथ ना सिर्फ खून से भरे हुए थे, जैसे कोई गोश्त के लोथड़े होते हैं, ताज़ा गोश्त। वो किस चीज़ का था, किसी जानवर का, किसी इंसान का, हैवान का, मुझे नहीं पता, वो उनके हाथ में था और वो असल में दोनों खा रहे थे। और वो जैसे ही मेरी तरफ मुड़े हैं, उनके पहले मेरे लाइट की तरफ मेरी निगाह पड़ी, एक रोशनी है, उनके हाथों पे निगाह पड़ी और साथ ही मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा। वो जो मर्द था उसकी एक आंख, जो अंदर वाला ये वाइट बना हुआ आंख का, ये बाहर निकला हुआ था, लटका हुआ था, बाहर निकल के लटका हुआ था। और जो दूसरा था वो अपनी जगह पे अंदर मौजूद था, लेकिन वो टोटल का टोटल वाइट था, उसमें ये ब्लैक वाला नहीं था, टोटल वो वाइट था। लेकिन ये वाला जो था ये अंदर से निकल के बाहर लटक रहा था, पीछे खाली नज़र आ रहा था, वो यहाँ पे उसका लटका हुआ था। और उसका जो मुंह था वो बिल्कुल सारा खून से भरा हुआ था। औरत जिसने मेरी तरफ टर्न लिया हुआ था, उसका भी जब मैंने साथ ही मर्द का चेहरा तो देख लिया, तो साथ ही आपने दूसरे का भी चेहरा आपको नज़र आना है। तो कहता है जब मैंने दूसरे औरत का चेहरा देखा तो उसकी आंखें तो अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन टोटल सफ़ेद थी, बीच ब्लैक वाला ये हिस्सा नहीं था, टोटल सफ़ेद। और उसका जो मुंह था बहुत ही बड़ा मुंह था,
मर्द का मुंह जो था वो लंबा था, ये वाला हिस्सा जो होता है ये लंबा सा था, यानी आम इंसान का जो फेस होता है उससे काफ़ी हद तक नीचे वाला, ऊपर नाक तक तो वो नॉर्मल था सिवाय इसके कि उसकी एक आंख जो थी लटकी हुई थी बाहर, लेकिन ये वाला जो मुंह था उसका नीचे की तरफ लंबा था, एक्स्ट्रा इंसान से 3-4 इंच लंबा, जिससे उसका मुंह बड़ा हो गया था। और जो औरत थी उसका फेस उसी तरह नॉर्मल था, लेकिन मुंह उसका लंबा नहीं था, नीचे जहाँ पे उसके होंठ और ये दांत थे वो चौड़ा था बाहर की तरफ, ऊपर स्लिम फेस था, ये वाला हिस्सा उसका बाहर की तरफ ज्यादा था। उसमें जैसे इंसान के 32 दांत होते हैं तो उसके मुंह की चौड़ाई से लग रहा था उसके जैसे डबल दांत हो, 34 दांत हो, इतना बड़ा उसका मुंह था। और वो चबा रही थी और उसके दांत बिल्कुल छोटे 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 और चूंचदार दांत थे जो बाहर निकल रहे थे, और इतना बड़ा मुंह, चौड़ा, आंखें वाइट ब्लैक नहीं है, नोज भी नॉर्मल, लेकिन ये वाला हिस्सा बहुत चौड़ा, इंसान से डबल कर लें, और उसका इंसान से लंबा, चौड़ा नहीं लंबा। उसके कहता है मैंने दांत नहीं देखे, वो खून से भरा हुआ था। और इसके ये वाला जो हिस्सा था इसके दांत बिल्कुल बारीक बारीक और छोटे छोटे से और चौड़ा सा, और ये दोनों किसी चीज़ को खा रहे थे। वो जो आवाज़ आई थी वो इन्हीं दोनों में से किसी की आई थी, और जैसे ही मुड़े तो उनके मुंह चल रहे थे, औरत का मुंह खुला हुआ था और वो खुले हुए मुंह से उस गोश्त को, उस लोथड़े को खा रही थी, और वो जो साथ खड़ा हुआ था वो भी मुंह उसका बंद था लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ चबा रहा था, आंख बाहर गिरी हुई थी और उसकी दोनों आंखें सफ़ेद थी। ये इतना भयानक मंजर था कि कोई भी शख्स देखता तो वहाँ गिरता, बेहोश हो जाता, उसका हार्ट फेल हो जाता। लेकिन कहता है मैंने जैसे ही इस मंज़र को देखा, वो दोनों मुड़े हैं मेरी तरफ और मैंने उन दोनों की इस तरह चेहरे देखे हैं, सफ़ेद औरत की आंखें, ब्लैक नहीं है सा, और चौड़ा मुंह और 64 दांत, और वो कुछ खा रही है, और मर्द का लंबा मुंह, और जो खा रहे हैं मुझे नहीं पता वो क्या खा रहे हैं, किसी इंसान को खा रहे हैं, क्योंकि वो कदो कामत तो इंसान के थे लेकिन बाकी चेहरा इंसान का नहीं था। वो कोई बला थे, वो कोई जिन थे, वो कोई हैवान थे, वो क्या मखलूक थी, सिवाय इसके कि आंखें भी थी, नाक भी था, लेकिन मुंह इंसानों की तरह नहीं थे, एक का चौड़ा था, एक का लंबा था। वो क्या चीज़ें थी मैंने सिर्फ देखा उनको, चंद सेकंड्स ही देख सका हूँ जब वो मेरी तरफ मुड़े हैं, और उसके बाद बस पता नहीं अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी रखी हुई थी कि मैं बजाय गिरता, और वो अंधेरा था, लोग भी कोई नहीं था, मुझे भी खा जाते, मैं एकदम से अल्लाह अकबर मैंने कहा, अल्लाह का एक मतलब जिक्र निकला मेरे मुंह से, और मैं दौड़ पड़ा। मैं इतना दौड़ा, भागते 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 सीधा उसी जगह पे गया जहाँ बेंच पे वो कोचवान सोया हुआ था, तांगे रेडी वाला, तांगे वाला। मैंने तांगे वाले को जैसे ही जाके अभी हाथ ही किया तो एकदम घबरा के उठ गया। मुझे कहता भाई क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैं हाँ पर रहा था, जो मेरी हालत थी, जो मेरी कंडीशन थी, वो एकदम से समझ गया और डर गया, और कहता है क्या हुआ है, क्या हुआ है? मैंने उसे कहा, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। फौरी तौर पे उसने मुझे बिठाया, होश में जिस तरह लाते हैं मुझे दबाना शुरू कर दिया, भाई नॉर्मल। उसको समझ लग गया था कि मैं डर गया हूँ और मेरी हालत बहुत वो है, तो वो एकदम से उठा, मुझे वहाँ पे बिठा के, जानता था वो वहीं रहता था, स्टेशन मास्टर का कोई कमरा बना हुआ था, क्या था, वो अंदर भागते हुए गया, अंदर से 2 बंदे अपने साथ लेके आए, वो भी जल्दी से पानी लेके आए, मुझे पानी पिलाना शुरू हो गया, मुझे हौसला दिया और कहा क्या हुआ है। जब मैं बोलने के काबिल हुआ तो उन्होंने मुझे पूछा अब बताओ क्या देखा है, क्या मंजर हुआ है? तो मैंने हाँफते कांपते उनको बताया मैंने उस साइड पे ये मंजर दिया है। तो उनमें जैसे जो एक शख्स था वो अंदर से अपनी कोई टॉर्च उठा के लाया, उसने कहा घबराओ मत, आ जाओ हम देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा पीछे रहो, हमें बताओ देखा कहाँ पे है। तो उन्होंने टॉर्च उठाई, बड़ी मुश्किलों से मुझे सहारा दिया गया। तब हम 4 लोग थे, 2 वो स्टेशन के लोग थे, एक तांगे वाले ने मुझे सहारा दिया हुआ था। और जब मुझे लेके गए जिस जगह पे मैंने देखा था, मतलब कहते कहाँ पे, मैंने इशारा किया, वो करीब गए, सब उन्होंने वहाँ पे टॉर्च मारी तो वहाँ पे कोई भी निशान नहीं था। मेरी तरफ आए और कहा नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कह रहे हो। उनके हाथ इस तरह के थे, वहाँ पे खून के निशान होने चाहिए। मैं भी चलता हुआ उनके साथ गया और उस जगह पे जाके मैंने जब वो सारी जगह देखी तो कोई भी नामो निशान नहीं था। वो जो चीज़ें भी थीं अब वो वहाँ पे नहीं थीं। कोचवान बोला इसने देखा ज़रूर है, वो जो चीज़ें भी थीं इसको अपना आप दिखा के गायब हो गई। ये बहादुर था कि बच गया है, अल्लाह का जिक्र कर गया, नहीं तो आज वो इसको मार देते, शायद इसको ही खा जाते। तो उसके बाद वो स्टेशन मास्टर वो लोग मेरे साथ बैठे रहे, बातें करते रहे जब तक गाड़ी नहीं आई।
जब रेलगाड़ी आ गई, दूर से शोर करती हुई इंजन की आवाज़ और विसल देती हुई आ गई, तो उन्होंने मुझे इस हद तक कहा कि आप हौसले में हो, आप जा सकते हो। मैंने कहा मैं इस हद तक हौसले में हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेन में तो सवार कर दिया। ट्रेन वहाँ से बाकी को जिनको उतारना था उतार के, जिनको लेके जाना था, जिनमें सिर्फ मैं एक था, लेके तो ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन सारा रास्ता ट्रेन में जितना मैं खौफ में रहा, वो रात मेरे लिए क़यामत की रात थी। पूरी रात उस ट्रेन में भी मैं डरता रहा, बाहर देखने से भी घबराता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाहर देखूंगा तो मुझे वही दोनों खड़े हुए नज़र आएंगे। और मैं पहुंच भी गया, लेकिन ज़िंदगी का कितना अरसा जब मैं आंखें बंद करता था तो मेरी आंखों के सामने वही मंज़र आ जाता था, वही दोनों शख्स सामने आ जाते थे, वही दोनों जिनको मैंने क्लियर देखा था। यकीन करें, उन्होंने कहते हैं कि जब वो हमें स्टेशन का नाम और वो जो वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं थोड़ी सी दूर भी है, तो मुझे भी बड़ी मुश्किलों से स्टोरी समझ आ तो गई है, लेकिन नाम वगैरह, वरना मैं आपको रियल नाम बताता सिंध के। वो कहते हैं वो जो मंजर था जो मैंने उनको देखा था, कद जितने थे वो बिल्कुल एक इंसान जितने ही थे। इंसान से बड़े कद नहीं थे जितने इंसानों के कद होने चाहिए, लेकिन मोटे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। हाँ, मर्द जो था उसकी तोंद निकली हुई थी, मतलब वो तरह पेट जिस तरह बाहर निकला होता है, थोड़ा सा मोटा बंदा होता है, थोड़ा सा मोटा बंदा, और उसकी पेट निकली हुई थी। औरत जो थी वो बिल्कुल एक पतली सी औरत थी। उसकी पीछे उसने अपनी गुत बनाई हुई थी, बालों की, वो जो गुत बना लेते होते हैं। उसके बाल और उस मर्द के बाल काले ही थे, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे होश नहीं कि जब मैंने उनको मुड़ के देखा, वो मेरी तरफ मुड़े हैं। जब वो पहले आपस में कमर से कमर मिला के खड़े थे, कुछ खा रहे थे, तो उस वक्त उनकी, क्योंकि मेरी तरफ कमर थी और सामने जो भी रोशनी थी उसके आगे वो खड़े हुए थे, इसलिए मुझे कुछ नहीं नज़र आया। जैसे मैंने आवाज़ दी है तो वो जो टच होके खड़े हुए थे वो एक दूसरे से मुड़ने के लिए पीछे हटे हैं, तो फिर मुझे लाइट नज़र आई। इसका मतलब वहाँ पर कोई लाइट है, अंधेरे में नहीं है। लेकिन ऐसे खौफनाक आप लोग सोच भी नहीं सकते वो कैसी भयानक मंजर होगा। एक आंख निकली हुई है और पीछे बाहर नज़र आ रहा है खाली है, और दूसरी जगह पे उसकी आंखें तो हैं लेकिन सफ़ेद हैं, उसमें ब्लैक नहीं है। और वो जो खा रहे थे कच्चा खून था जिसमें से ताज़ा, कच्चा गोश्त था जिसमें से ताज़ा खून निकल रहा था। वो क्या चीज़ थी, किसी जानवर को या किसी बच्चे को या किसी इंसान को खा रहे थे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कहते हैं जब मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मुझे आज भी ये याद है, मेरा एक दफ़ा दिल ख़राब हुआ। मेरा दिल किया, मुझे ना जिस तरह उल्टी आती है, वॉमिटिंग आती है कि मैं उठ के उल्टी करूं, तो मैं उठ के ट्रेन के उस दरवाजे की तरफ आया जहाँ पे मैंने कहा खड़े होके अब उसको पकड़ के मैं उल्टी कर दूं। तो कहते हैं मेरे ऊपर इतनी वो सवार थे जिनको मैंने क्लियर देखा था ज़िंदगी में, जब मैं ऐसे आगे खड़ा हुआ हूँ तो मुझे एक जगह पे फिर से महसूस होता है। कहते हैं वो मेरा वहम भी हो सकता है और हो सकता है डर की वजह से मुझे नज़र आया हो, या मुझे नहीं पता वो सच था या वहम था, कि वहाँ पे भी मुझे ऐसे झलक नज़र आई। लेकिन वो झलक सी थी, झलक से मुराद एक सेकंड के लिए वही मर्द जो खड़े देख रहे हूँ। यानी ट्रेन जब चल रही है तेज़ी के साथ और मैंने देखा तो वो खड़े हुए हैं दोनों, हो सकता है वो सच में भी खड़े हों और हो सकता है वो मेरा वहम हो, मेरा खौफ हो, क्योंकि मेरे दिमाग पे इतने सवार हो गए थे, बार बार मेरे जहन में वो आ रहे थे और मैं फिर उल्टी नहीं कर सका। इतना डर गया, मेरा दिल ख़राब हुआ जब मैंने उनको खड़े हुए देखा, और वापस आके मैं सीट पे बैठ गया। सफ़र मेरा परेशानी में रहा, मैं घबराया रहा, लेकिन सफ़र जैसे कैसे ख़त्म हो गया और जहाँ मैंने पहुँचना था वहाँ पे मैंने पहुँचा। लेकिन वहाँ पे भी मैं इतना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहा, इतना डिस्टर्ब रहा कि मुझे समझ ना आए मैं करूँ तो क्या करूँ। वो सफ़र, वो वहाँ पे जहाँ पे मैंने एक हफ़्ता गुजारना था, 5-7 दिन गुजारने थे, मैं 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सका। घर वाले भी पूछते रहे क्या हुआ है क्या हुआ है, मैं उनको कोई भी जवाब नहीं दे सका। और मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उनसे मैंने जिक्र नहीं किया, मैं नहीं चाहता था मैं उनको डराऊँ या उनके साथ कोई इस तरह का बात करूँ। खैर, मैं कहता है वहाँ से रवाना हुआ और अब वापसी भी उसी तरह ही थी। अब प्रॉब्लम मेरे लिए क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अब उसी ही ट्रेन से मैंने वहाँ पे पहुँचना था और वहाँ जब पहुँचना था उस शख्स को जो उतरा, जिसको लेने के लिए वो कोचवान आया था, तांगे वाला आया था, वो तो स्पेशल आया था। अब जब मैंने वहीं उस स्टेशन पे पहुंचना था तो मैंने भी रात को पहुंचना था। मेरे लिए अब सबसे बड़ा मसला ये था, जो मुझे डर पड़ा हुआ था। मैं ट्रेन में सवार हो चुका था, ट्रेन चक 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 करती हुई आगे बढ़ रही थी और मेरे दिल की धड़कन शदीद तेज़ इसलिए थी कि मैंने अब रात के टाइम ही वहीं पे पहुंचना था
और वहाँ पे कोई भी कोचवान या तांगे वाला नहीं होना था और मुझे रात वहीं पे गुजारनी थी और सुबह कोई तांगे वाले वहाँ पे आते तो मैंने सवार होकर आगे अपने गांव जाना था। खौफ की वजह से वहाँ पे मैं उनसे जिक्र भी नहीं कर सका, बात भी नहीं कर सका। ट्रेन में बैठ भी गया और रवाना भी हो गया। लेकिन अब जूं जूं ट्रेन उस स्टेशन के करीब जा रही थी, मेरी दिल की धड़कन शदीद तेज़ थी और मैं घबराया हुआ था कि अब मेरे साथ क्या होगा, जब मैं उतरूँगा तो क्या करूँगा, क्योंकि ये वही जगह थी, वही मंज़र था जहाँ पे सब कुछ मैंने देखा था। लेकिन मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूँ। बस अल्लाह का जिक्र किए जा रहा था और बाहर देखने से भी घबरा रहा था, क्योंकि दिन की रोशनी में ट्रेन सफ़र करती रही, कोई आ रहा कोई जा रहा, सब हो रहा था। लेकिन अब ट्रेन के अंदर भी माहौल ये था, वो जो ट्रेन कहीं रुकती थी तो कोई अंदर कुछ सामान बेचने के लिए आ जाता था, स्टेशन पे आवाज़ें लगाता और कुछ बेचता, कुछ लोग वहाँ उससे ले लेते और आगे वो बढ़ जाता। इसी तरह थोड़ी देर के बाद कोई फिर और आ जाता, ट्रेन की बाहर वाली साइड पे खड़ा होता, वो आवाज़ें लगाता। ट्रेन की भी एक अपनी दुनिया जिन लोगों ने सफ़र कर रखा है, वो ट्रेन की खिड़की वाली साइड पे आके आवाज़ें लगाता, आहिस्ता आहिस्ता गुजरता और कोई ख़रीदना चाहता तो पैसे दे के ख़रीद लेता। दिन की रोशनी में तो कहते हैं एक रौनक सी लगी रही, कोई आ रहा, कोई बेच रहा, कोई नया शख्स आके बैठता, कोई अपना सामान उठा के जा रहा होता। बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, सारे वहीं पे मौजूद थे। मैं उनमें से एक ऐसा शख्स था जो कपड़े से भी क्लियर नज़र आ रहा था, देहाती शख्स था। उनमें काफ़ी पढ़े लिखे थे, शहरों के लोग भी थे। लेकिन जैसे जैसे शाम का अंधेरा फैलना शुरू हुआ और रात होनी शुरू हुई तो मैं घबरा रहा था। यहाँ तक कि वहीं उसी डब्बे में जिसमें मैं बैठा हुआ था, एक शख्स ने मुझसे पूछा, भी क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। और जब मैंने मुड़ के देखा तो मेरी जिस सीट पे मैं टेक लगा के बैठा था, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे वो शख्स था। उसको कैसे पता लगा, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मेरी हालत वाकई बहुत परेशानी वाली थी, तो मैं उसको देख नहीं सका और मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। और फिर मैंने उसको जब देखा तो उसने मुझे इशारा किया, आप इधर आ जाइए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे जैसे हौसला सा मिलता है, ऐसे सहारा सा मिलता है। मैं अपनी जगह से उठा, उसने कहा सामान रहने दीजिए, आप मेरे पास है। ये मैं उठा और जाके उस तरफ बैठा तो एक बुज़ुर्ग से शख्स थे, उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, काफ़ी लंबी दाढ़ी थी और उनका चेहरा भी सफ़ेद सा था, भवें तक उनकी सफ़ेद थी, पलकें उनकी सफ़ेद थी, सफ़ेद पगड़ी बांधी हुई थी, उनके हाथ में भी एक डंडा सा था। मुझे कहते बैठो, मुझे साथ बिठा लिया। मुझे कहते क्या नाम है तुम्हारा? मैंने नाम बताया। मुझे कहते मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ, उठे हो एक दो दफ़ा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे बहुत घबराहट है, बहुत परेशानी है। अगर बुरा ना मानो तो मेरे साथ बात को शेयर करो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मुझे उस शख्स को देखते ही ऐसा इत्मीनान सा महसूस हुआ, ऐसी खुशी सी महसूस हुई, जैसे मेरी खौफ में समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किसको अपने दिल की बात बताऊं। भाई मैं तो शदीद परेशानी में हूँ, आगे मेरे साथ ये होने वाला है, मैं क्या करूँ। तो मुझे जैसे एक सहारा सा मिल गया। मैं फ़ौरन उनके पास बैठा और मैंने कहा, ऐसे ऐसे मैं आ रहा था और ऐसे ऐसे मेरे साथ वाक़या हुआ है। मैंने देखा ऐसे दो थे, औरत और मर्द थे, और ये उनकी कंडीशन थी। और मैं गिरा नहीं, अल्लाह का जिक्र किया, लेकिन मैंने बताया, वो लोग भी गए, देखा नहीं था। अब उसी स्टेशन पे मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है, मैंने उसी स्टेशन पे ही जाना है और उसी स्टेशन पे ही उतरना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ पे कोई सवारी का एहतमाम नहीं होगा, तो मुझे रात वहाँ पे गुजारनी पड़ेगी। मैं घर कैसे जाऊँगा? और उस जगह पे मेरी रात गुजारने से मेरी जान निकल रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अब वो बाकायदा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ये आए और इसके साथ हमारा आमना सामना हो, मैं क्या करूं। कुछ देर के लिए वो मेरी बात सुनते रहे गौर के साथ, उसके बाद चुप कर गए, सर उन्हें नीचे किया और नीचे करके कुछ देर खामोश रहे और उसके बाद सर उठाया और मुझे कहा, पहली बात तो ये है, तुम कभी कभी भूल जाते हो लेकिन अक्सर अल्लाह का जिक्र करते हो। कुछ अंदर की मेरी ऐसी बातें थी जो उन्होंने मुझे गिनवाई और कहा ऐसा करते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ऐसा करते हूँ। तो मुझे कहा बस इसकी बाकायदगी बना लो, ये इबादत अपनी जारी रखा करो, ये विर्द अपना जारी रखा करो। इसलिए तुम उस वक्त भी अल्लाह की पनाह में चले गए थे। यूँ समझो वो जिन चीज़ों को भी तुमने देखा है, बस इतना जान लो
वो इंसान नहीं थे, वो बहुत ही भयानक चीज़ें थीं। अगर मैं तुम्हें उनके बारे में बता दूं तो तुम रातों को सो नहीं सकोगे। बस इतना जान लो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है, वरना अगर तुम उस वक्त विर्द ना करते तो वो शायद तुम्हारा जिस्म इसी तरह नोच के खा रहे होते। जिस तरह उनके हाथों में कच्चा गोश्त और खून देखा था, तो अगर तुम उस वक्त जिक्र ना करते और भागते ना, गिर पड़ते बेहोश होके, तो तुम्हारा इस तरह वो जिस्म नोच नोच के खा जाते और किसी को पता भी नहीं लगता। बस इतना जान लो तुम्हें अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी, वो बहुत ही खौफनाक भयानक चीज़ें थीं। और दूसरी बात, परेशान मत हो, बस इस विर्द को जो अभी भी मैंने तुम्हें कहा है, जो पढ़ते हो अक्सर, इसको जारी रखना, ऊपर वाले पे यकीन कामिल रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस मैं तुम्हें इतना कह रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। और मेरा इल्म कहता है कि अल्लाह तुम्हारे पे राज़ी हो जाएगा और तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हें रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। मुतमईन हो और जाओ, इस विर्द को जारी रखना और कोशिश करना ऐसी जगहों पे इधर उधर ना जाया कर। फिलहाल कुछ अर्सा तक ऐसी जगहों पे ना जाना। उठा, उसके बाद मुझे कहता है वो अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। मैं अपनी जगह पे बैठ तो गया, लेकिन रिलैक्स हो गया, लेकिन मुझे समझ ना आए कि मैं किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया था, ऐसे जैसे सुकून सा आ गया था। फिर मैं जितनी देर बैठा रहा, मुसलसल वो विर्द करता रहा, यहाँ तक कि ट्रेन अब विसल बजा रही थी और वही स्टेशन करीब आ रहा था जहाँ पे मैंने उतरना था। रात का वही अंधेरा था, वही रात थी जो कुछ दिन पहले मैंने उसी रात में भयानक मंजर देखा था। अभी भी उसी तरह बाहर बिल्कुल खामोशी थी कि ट्रेन इंजन जो था आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा था। वो जो तेज़ी से चल रहा था, चिक 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 चिक, अब वो आहिस्ता चिक 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 चिक, अब वो स्लो हो रहा था। ट्रेन रुक रही थी, लेकिन मेरा विर्द था, आंखें बंद थी, मैं विर्द जारी रखे हुए था। मेरे खुदा पे यकीन हो गया था। उन बुज़ुर्गों ने क्या, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, शख्सियत ऐसी थी, मेरे से यकीन बन गया था कि मेरा विर्द बढ़ता रहा। और जैसे ट्रेन बिल्कुल रुक गई, एक झटका सा लगा। और ट्रेन रुकती है जब हल्का सा झटका लगता है, झटका लगा, ट्रेन रुक गई। आंखें बंद थी जो मेरी, मैंने खोल दी और मैं नीचे उतरा। सामान में अपना उठा चुका था, वो डंडा और कपड़े, वो जो सामान मैं लेके गया था वो तो काफ़ी दिया आया था। अब थोड़ा सा ही मेरे पास सामान रह गया था, वो गठड़ी सी थी। कहते मैं नीचे उतरा और जैसे ही मैं नीचे उतरा तो वही कोचवान जो उस रात मुझे लेके आया था अभी भी स्टेशन पे मौजूद था। और मैंने उसे जैसे ही देखा, मेरे चेहरे पे खुशी सी आ गई, रौनक सी आ गई। उसने भी मुझे देखा तो वो मेरी तरफ बढ़ा और मुझे हाथ का सलाम किया, क्या हाल है, जैसे मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद वो इधर उधर देखना शुरू हो गया जैसे किसी मुसाफिर की तलाश में हो। मुझे उसको देख के एक जैसे हौसला मिल गया था। मैंने अपना विर्द जारी रखा और थोड़ी देर के बाद एक मुसाफिर जिसने कपड़े बड़े शहरी अंदाज के पहने हुए थे, सूटेड बूटेड था, वो नीचे उतरा। तो वो कोचवान ने भाग के उसका सामान पकड़ लिया और अपने कंधे पे रखा और उसको लेके जब जाने लगा तो मैं खड़ा देखता रहा कि वो तो जा रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ना आया कि उसने भी कोई बात नहीं की। तो थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो फिर से अकेला चलता हुआ मेरी तरफ आया और आके मुझसे मिला और कहा, बाऊजी आए थे, बाऊजी को मैं लेने के लिए आया था, तो मैंने बाऊजी को तांगे में बिठा दिया है, आओ आओ, तुमने भी चलना है ना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ, आओ बैठो तांगों में। और उसने मुझे हाथ से पकड़ा और चल के तांगे में बिठा दिया। बाऊजी के साथ मैं भी तांगे में बैठ गया और यूँ हमारा सफ़र रवाना हुआ। अब मसला ये था कि वहाँ पहुँच के रात का टाइम था, आगे मुझे सवारी नहीं मिलनी। तो क्या हुआ, तो उसने बातों बातों में मुझे कहता है कि यार मेरा छोटा सा घर है, मुझे पता है गरीब से सादा से इलाके से तुम आए हो, अगर रहना चाहो मेरे घर में आज रुक जाओ, सुबह आराम से चले जाना, सोने के लिए तुम्हें बिस्तर भी मिल जाएगा, खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा, बस मेरे लिए दुआ करना, मैं गरीब सा बंदा हूँ, ज़्यादा अच्छा घर तो नहीं है, अच्छी छत तो नहीं है, लेकिन रात गुजार सकते हो। मैं ऊपर वाले की तरफ देखता और शुक्र अदा करता कि अल्लाह ताला ने ये भी वसीला बना दिया था। खैर हम चलते रहे, तांगा चलता रहा। पहले उसने बाऊजी को जहाँ पे उतारना था वहाँ पे उतारा, उन्होंने अच्छा खासा उसको पैसे दिए। और फिर मैंने उसे पूछा आज फिर कैसे आना हुआ। उसने कहा अल्लाह ताला जब रोज़ी लगा देता है तो मैं रात को उस दिन भी स्पेशल आया था, उस दिन के बाद आज स्पेशल आया हूँ, फिर बीच में नहीं आया, वरना बहुत अरसे तक स्पेशल नहीं आना होता। तो आ गया हूँ, तुम्हें देखा तो समझ गया यार ये तो वही एक शरीफ इंसान है जिसके साथ पहले भी एक वाक़या हुआ था। बातें करते करते वो मुझे अपने घर लेके गया। उसके घर में चावल बने हुए थे, उसने मुझे चावल खिलाया और सोने के लिए एक जगह की मुझे उसने ऑफ़र कर दी कि यहाँ पे तुम सो सकते हो। वो जैसा भी था मेरे लिए तो जन्नत से कम नहीं था कि रात को सोने के लिए एक ठिकाना मिल गया था। खैर मैं वहाँ पे
सो गया, रात मैंने वहाँ पे गुजारी और जब सुबह हुई तो उसने मुझे कहा नाश्ता करके जाना। ज़बरदस्ती उस बंदे ने मुझे नाश्ता भी कराया और उसके बाद मैं अपने गाँव के लिए रवाना हुआ। जब मैं गाँव खैर खैरियत से पहुँच गया तो उसके बावजूद भी मेरे चेहरे पे, मेरे वजूद पे काफ़ी अरसे तक खौफ व हरास रहा, लेकिन मैंने इस वाक़े का किसी से ज़िक्र नहीं किया। मैं डरता था कि अगर मैं घर वालों को या किसी को बता दिया तो उनके दिल में खौफ ना आ जाए। मैंने अपने अंदर ही रखा, लेकिन इस वाक़े का कभी किसी के साथ ज़िक्र नहीं किया। लेकिन तब भी ऐसा होता, जब मैं रात को सोया होता था तो नींद में अचानक वो दोनों भयानक चेहरे मेरे आंखों के सामने आ जाते, और आते भी इस अंदाज में कि अब कंधे से कंधा जोड़े वो खड़े होते थे और मेरी आवाज़ पे दोनों मुड़ के मेरी तरफ देखते, और जैसे ही वो मेरी तरफ देखते थे तो वही दोनों चेहरे मुझे देख के अब मुस्कुराते थे। पहले वो मुस्कुराई नहीं थे, उस वक्त तो वो चबा रहे थे और खा रहे थे और मुझे देख के हैरान हो रहे थे, लेकिन जब ख्वाब में आते थे तो उसके बाद वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे तो मैं चीख मार के उठ बैठता। पहले दिन तो घर वाले भी इतनी परेशान हुए, क्या हुआ? मैंने उनको सुबह बताया कि मैंने एक बुरा ख्वाब देख लिया था। अब जब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मेरी ख्वाब में आए और मैं चीख मार के डर गया, तो फिर मेरे घर वालों ने पूछा कुछ तो ऐसा है। तो मैंने उनसे बताया कि मुझे कुछ दिनों से ऐसे ख्वाब आ रहे हैं बुरे, जिसकी वजह से मैं डर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें पीर साहब के पास लेके जाते हैं। जब मुझे पीर साहब के पास लेके गए तो पीर साहब ने भी मुझे कहा आप विर्द कोई करते हो? तो मैंने उनसे कहा जी मैं ये वाला जो विर्द है ये मुसलसल करता हूँ। उन्होंने कहा सोने से पहले इसी विर्द को इतनी दफ़ा पढ़ लिया करो, उम्मीद है दोबारा तुम्हारे साथ ये बुरे ख्वाबों का सिलसिला रुक जाएगा। वो एक अल्लाह वाले थे, कोई पैसे नहीं दिए, ढेर सारी दुआएं दी और पानी दम करके दिया कि यहीं पे पी लो। एक गिलास था, उस गिलास पे पानी दम करके उन्होंने फूंके मारी 3 और मुझे कहते पी लो। वो पानी मैंने पी लिया और उसके बाद कहा वही आयतें पढ़ लिया करो। रात को जब मैं सोने के लिए लेटता तो वही आयतें जो उसी नेक बुज़ुर्ग ने ट्रेन में बताई थी, वो एक मखसूस तादाद उन्होंने बताई थी, वैसे मैं खुली पढ़ता था। वही पीर साहब ने कहा उसी आयत को इतने मरतबा पढ़ना। तो सोने से पहले वही वाली मैंने आयत उतनी दफ़ा पढ़ी और उसके बाद मैं सो गया। काफ़ी अरसा ज़िंदगी का मैंने इसको रूटीन बनाए रखा, मैं पढ़ता और सो जाता। उसके बाद मुझे कभी ख्वाब में या जागती आंखों से कभी भी वहम में या हकीकत में वो चेहरे दोबारा नज़र नहीं आए, वरना जब वो रात को चेहरे मुझे नज़र आते थे मेरी जान निकल जाती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उन दोनों चेहरों को भूल गया। वक्त गुजरता रहा, लेकिन मैं अपने बच्चों को नसीहतें करता रहा और उन बच्चों को कहा कि तुम्हें भी अक्सर नसीहतें करता था कि ऐसी जगहों पे ना जाया करो, ऐसी चीज़ें ना देखा करो, खौफनाक बातें ना किया करो। तो ये राज था जो मेरे अंदर दफन था, और जब तुम लोगों ने मुझे प्रोग्राम सुनाना शुरू किया तो मेरे दिल में आया कि पता नहीं ज़िंदगी का क्या भरोसा कब ख़त्म हो जाए, तो मैं भी उस राज से पर्दा हटा लूँ। मेरी भी कहानी शायद वो सुना देंगे, मैं भी अपनी कहानी को सुनूंगा। वजीफ़ा भी उन्होंने कहा कि ये वाला जो है आप बता दीजिएगा कि मैं ये पढ़ता था। उन्होंने वो भी कहा कि ये मैं पढ़ता रहा, और मुझे उस ट्रेन में बैठे हुए बुज़ुर्ग ने भी कहा था इसको पढ़ते रहना, और रात को सोने से पहले भी उन्होंने कहा ये वजीफ़ा जो है बता देना। कहते फिर ये मैं वजीफ़ा मुसलसल पढ़ता रहा और इस वजीफ़े की बदौलत ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी मुझे नहीं, वहाँ फ़ायदे बहुत ज़्यादा हुए, नुकसान कभी नहीं हुआ। आप भी इस वजीफ़े को बता दीजिएगा। तो मैंने उनकी ज़िंदगी में वो अगर मुझे कहानी नीचे लिख देते तो मैं कहानी उस वक्त सुनाता, शायद वो भी सुन लेते। तो क्योंकि मैंने लेट सुनाई और मैं बहुत लेट शामिल कर चुका हूँ, तो बाद में उनका मैसेज भी एक मैंने पढ़ा और आया हुआ था कि वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन ये जो वजीफ़ा है जो उन्होंने बताया है, ये इंशाल्लाह हफ्ते की रात को, क्योंकि मैं आपको वज़ाइफ सिखाता हूँ तो उनकी एक अमानत है कि वजीफ़ा जो उन्होंने बताया है, तो ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील के साथ, ये ऑफ कैमरा स्टोरी है, उसमें ये वजीफ़ा भी बता दूँगा। इसी वाक़े को कोट करूँगा, ट्रेन वाला वाक़या, ट्रेन के अंदर जो उनको बुज़ुर्ग मिले थे, जहाँ पे उन्होंने 2 अजीबोगरीब देखे थे मखलूक को, जहाँ पे बुज़ुर्ग ने कहा था कि अगर उन दोनों के बारे में तुम्हें बता दूँ तुम रातों को सो नहीं सकोगे, वैसी भयानक चीज़ें थी। तो इसलिए ये कोट करूँगा, आपको वजीफ़ा भी सिखा दूँगा जो इस वजीफ़े को करना चाहे। उनकी अमानत है, मैंने कभी नहीं किया, मुझे पता नहीं है, लेकिन है तो एक वजीफ़ा, एक अमल है जो वो करते रहे हैं बुज़ुर्ग। अल्लाह खैर करे, ये घुंघरू की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं इस वक्त रात के टाइम, अल्लाह खैर करे, ये हाल है। तो उनकी अमानत है, एज़ इट इज़ मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँगा उस पर, लेकिन तहकीक भी कर लूँगा थोड़ी सी, और तहकीक करके ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो भी मैं आपको सच हफ्ते की रात को जो मैं वजीफ़ा बताता होता हूँ उसमें आपको बता दूँगा। तो आज कहानी के एंड में फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा, दूसरी कहानी अब नहीं सुना सकूँगा, वो भी एक लंबी तरह हो जाएगी, वो फिर 2 घंटे से ऊपर हो जाएंगे। आप लोग भी जब अपनी स्टोरी भेजें तो ये ख्याल
2 घंटे नहीं, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। आप लोग भी जब स्टोरी भेजें तो ख्याल ज़रूर रखा करें, लफ्ज़ स्टोरी STORY या कहानी उर्दू में ये ज़रूर लिखा करें, या OCS लिख दें तो आपकी कहानी शामिल हो जाएगी। इतनी अच्छी कहानी थी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी ख्वाहिश थी, वो ज़िंदगी में सुनना चाहते थे। सिर्फ स्टोरी ना लिखने की वजह से उनकी अपनी ज़ुबान में वॉइस मैसेज जो उन्होंने भेजा है, वो जो मैंने सुन के आपको स्टोरी सुनाई है, सिर्फ स्टोरी ना लिखने की वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी। आप लोग भी चाहते हैं तो वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें। स्टोरी एंड पे लाजमी लिखना है, कहानी लिख दें उर्दू में, या स्टोरी लिख दें या OCS लिख दें, मैं समझ जाऊँगा और कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, जो पाकिस्तान से बाहर हैं 009231655550। मैं उर्दू में बताता हूँ, 00923136555500। और पाकिस्तान से ये वाला नंबर डायरेक्ट मिलाएंगे, पाकिस्तान के कोड के बगैर 031366555500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।